नमस्ते। मेट्रो मनी के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में। जो हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद अगर एक उद्योग को भी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो है एविएशन इंडस्ट्री पे। तो आज क्या हालत है इस इंडस्ट्री की, आगे चल के इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, हम आज चर्चा करेंगे हमारी इस इंडस्ट्री के सबसे जाने माने विशेषज्ञ से, जो इस इंडस्ट्री से बहुत ही सालों से जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया और बहुत ही पॉपुलर है और स्पोक्स पर्सन है खास इंडस्ट्री के। तो हम जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र भार्गवा का, जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हम ला रहे हैं आपके सामने वो कोलैबोरेशन है हमारा और इंडिया बिजनेस टीवी का, श्री जेपी सेठी का। तो सेठी साहब भी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। सेठी साहब, भार्गव साहब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शेट्टी साहब, आपकी तरफ से कोई ओपनिंग कमेंट्स हो, कोई सवाल हो तो आप शुरू करिए और फिर मैं भी जितेंद्र भार्गवा साहब से कुछ सवाल पूछूंगा और ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में लॉकडाउन खुलने के बाद क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया भार्गवा जी? देखिए, नॉर्मल सी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है कि प्लेन भर के जा रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री की बात नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से जो रिलैक्सेशन हुए हैं, गैदरिंग्स के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, सिनेमा घर खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर में हर प्रकार की सर्जरी हो रही है, लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स शुरू चालू हो गई हैं, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स हो रहे हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इसका सीधा का सीधा है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब ट्रिगर होता है ट्रैवल करने का तो लोग ट्रैवल करते हैं, और वो रिलैक्सेशन जो लॉकडाउन की हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे नॉर्मल सी आ गई है, जिसके फलस्वरूप एयरलाइंस प्लेन्स को भर पा रहे हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं। भार्गव साहब, थोड़ा नंबर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा डीजीसीए का अक्टूबर 2021 का, जहाँ पे पैसेंजर लोड फैक्टर्स हैं, कितने पैसेंजर उड़े, कितने डिपार्चर्स हुए, कितने अराइवल है, इसके सारा डेटा जो हर महीने हर मासिक रिपोर्ट आता है डीजीसीए का। इसमें ये पता चलता है कि जो अक्टूबर 2021 में जितने पैसेंजर्स उड़े वो प्री कोविड लेवल से 28% कम है। यानी अगर पैसेंजर ज्यादा उड़ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इंडस्ट्री का एक अपटिक आया है उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इसको प्री कोविड से कंपेयर करें तो अभी भी 28% पैसेंजर्स कम उड़ रहे हैं। शायद इसका एक कारण ये है कि गवर्नमेंट ने फ्लीट साइज के ऊपर एक पाबंदी लगाई थी कि आप 50% कैपेसिटी पे उड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो 100% हुआ है अक्टूबर एंड में। और अब लग रहा है कि एक प्री कोविड लेवल जल्दी से आना चाहिए। ये इंडस्ट्री का एक और एक खासियत हम जानते हैं कि इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप प्लेन उड़ा भी नहीं रहे हो, लेकिन अगर प्लेन जमीन पे खड़ा है तो आपको उसका लीज रेंट भरना है, आपका उसका क्रू होता है तो आपको पगार देना है वगैरह वगैरह। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो आपके नजरिए में, आपके राय में, कब ये इंडस्ट्री का जो न्यू नॉर्मल है या जो भी नॉर्मल सी हम कहते हैं कब आएगा वापस? और ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एयरलाइन का जो ब्लीडिंग हो रहा है, एयरलाइन जो नुकसान कर रही है, ये कब खत्म होगा? और कब एक एक ऐसा टाइम आएगा जब एयरलाइन फिर से ब्रेक इवन करना शुरू करेगी या एक प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे चल पड़ेगी? देखिए, आपको पूरी चीज समझने की आवश्यकता है इसके अंदर पे कि भारत सरकार ने बड़े कैलिब्रेटेड मैनर पे कैपेसिटी पे रिलैक्सेशन किया था। करेक्ट। अगर 30% था तो बढ़ के 80%, अब 100% कर दिया उन्होंने कि अब है। अब ये नहीं हो सकता है कि एयरलाइंस इमीडिएटली फ्लाइट लॉन्च कर देंगी और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगी। एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि आप ऑपरेट करते हैं, और दुनिया की किसी भी देश के अंदर में अभी प्री कोविड लेवल तक मार्केट शेयर मतलब ग्रोथ जो है वो विटनेस नहीं की गई। इवन इन अमेरिका के अंदर में भी जो डोमेस्टिक है वो 97% चल रहा है इस समय, विच इज द हाईएस्ट। इंडिया के अंदर में अगर आप देखें कि 15 अक्टूबर के बाद में जब रिलैक्सेशन और किया उन्होंने, तो कुछ समय लगेगा। और मेरा ये मानना है कि बाय दिस ईयर एंड वी शुड बी जस्ट अबाउट 10-12% शॉर्ट ऑफ व्हाट इट वाज इन द प्री कोविड लेवल। अगर नंबर पुट किया जाए तो ये होगा कि 4.2 लाख पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग एवरी डे इन फरवरी 2020। इस समय 3.75 के करीब में पैसेंजर्स चल रहे हैं, जो कि दिवाली के टाइम पे, क्योंकि वेकेशन टाइम था,
और ट्रैवल ओकेजन था तो लोग ट्रैवल किए हैं। जी। जब ये नॉर्मल सी के आने में अभी भी कुछ समय है। अब देखिए क्या क्या कारण है इसके। जी। नंबर 1, वेडिंग सीजन आने वाला है, लोग ट्रैवल करेंगे। जी। बट कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो होती हैं और कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, जी। वो अभी भी उस स्केल पे नहीं हुई हैं जितनी कि कोविड लेवल पे हुआ जी। करती। जी। जी। और मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अभी भारत सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नॉर्मल सी नहीं की है। जी, अभी बिल्कुल। भी हम वंदे भारत के अंतर्गत, एयर बबल एग्रीमेंट्स के अंतर्गत फ्लाइट चलाते जी। हैं। क्योंकि जैसे PIOs हैं, अब आपने वीजा देना चालू कर दिया है, दे आर अलाउड टू ट्रैवल ऑल्सो। तो जब वो लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये तो 15 नवंबर की बात है ना कि हमने गवर्नमेंट ने जी। कहा कि हम वीजा सबको देंगे, जी। तो जब वो ट्रैवल करेंगे और वो इंडिया में आते हैं तो अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए इंडिया के दूसरे शहरों में भी ट्रैवल करते हैं। जी, So बिल्कुल। there is a huge component of Indian nationals coming to India, foreign nationals coming to India as tourists. यस। So all this will add. जी। Plus अभी भी लोग, कुछ लोग हैं जो हेसिटेंसी फैक्टर में गवर्न कर रहे हैं कि नहीं मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, बट व्हाई ट्रैवल? क्योंकि एक जो पहले मंत्र था ना जो भारत सरकार ने शुरू किया था जब फ्लाइट्स की गई थी, ट्रैवल ओनली इफ इट इज नेसेसरी। तो ये जो नेसेसरी वर्ड है ना, तो लोग सोचते हैं क्या मेरा जाना जरूरी है? जी। जी। तो एक एज ग्रुप होता है जो यंगर ग्रुप है, जो कि रिवेंज ट्रैवल कर रहा है कि मैं बहुत समय से घर पे बैठा हूँ, आई हैव नॉट ट्रैवल्ड, आई मस्ट गो आउट ऑन अ हॉलिडे वेकेशन के ऊपर में। तो एक ऐसा ही एक सीनियर लोगों का एज ग्रुप होता है जी। जो कहते हैं मैं ट्रैवल करूं तो क्यों करूं, जी। इज इट एसेंशियल टू ट्रैवल? जी। बट these are minor factors. As we go along, the normalcy will come in. There is no doubt. But what we must not forget is कि हमने शुरू अपनी यात्रा कहाँ से की? टोटल फ्लाइट बैन, नो ऑपरेशंस, ग्रेजुअली बिल्डअप हुए, एक सिटीज आई, बड़ी सिटीज में फ्लाइट ऑपरेट करने लगे, लोग ट्रैवल करने लगे, एसेंशियल ट्रैवल था, जो लोग फंसे हुए थे वो दूसरी जगह जा रहे थे। उसके बाद के अंदर में जनरल ट्रैवल चालू हुआ, लेजर ट्रैवल चालू हुआ, लोग ने कहा कि नहीं हम वेकेशन पे जाते हैं और जाने लगे हैं। जैसे कि होटल्स बता रहे हैं कि उनके पास में लगभग 50-55% ऑक्यूपेंसी हो गई है। टूरिस्ट प्लेसेस में लोग जा रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि शिमला और इन जगह गर्मियों के अंदर में भीड़ बढ़ा के बहुत सारे थे, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और प्रत्येक जना ये नहीं है कि लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले एक घंटे की फ्लाइट या आधे घंटे 30 मिनट की फ्लाइट होती थी, वो फ्लाइट लेके जाया करते थे। अब लोग रोड व्हीकल यूज कर रहे हैं, जैसे लेट मी यूज माय ओन व्हीकल टू ट्रैवल टू दैट प्लेसेस। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं। कोरोना का जो असर है वो जल्दी में नहीं जाएगा। वैक्सीन्स हैव कम, व्हिच इज अ गेम चेंजर। वैक्सीन्स की वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर अब मेरे को इन्फेक्शन होता है तो एक गंभीर वाला नहीं होगा, I will survive. So these are kind of things that are getting along with people. क्योंकि अभी आप मत भूलिएगा कि केवल 40% लोग को फुली वैक्सीनेटेड है। जी बिल्कुल। So as the numbers go up, that will also reflect in the number of air travelers. ये बहुत सही फरमाया आपने भार्गव साहब, लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी कोविड हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कहते हैं एयरलाइन में, उसमें काफी बदलाव आया है कुछ जब से शुरू हुआ है। चेक इन के समय एयरक्राफ्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना, आरोग्य सेतु का चेक, फलाना टिमका। तो ये जो SOPs हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के, आपको क्या लगता है ये कब तक रहेंगे? क्योंकि ये एक तरह से एक बदलाव आया है, और क्या ये एक नया नॉर्मल होगा? क्या ये आपको लगता है बहुत लंबा चलेगा या एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है जो 2 या 4 या 6 महीने बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम पुराना जो SOP था, नॉर्मल जो था, उस विल बी रिवर्टिंग टू दी ओल्ड SOPs? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, हमको खाली देखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग ऑफ अ मास्क। उसके अलावा जो तमाम दूसरी चीजें थी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में, वो प्री कोविड लेवल पे आ गई है। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ही एयरलाइन को गाइडलाइंस इशू की हैं कि अब आप 2 घंटे से छोटी फ्लाइट के ऊपर भी गर्म फूड सर्व कर सकते हैं।
अच्छा, वेरी गुड, ओके, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कैन बी कैरिड ऑन बोर्ड। जी, पहले इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया था कि जैसे कि क्रू के साथ में इंटरेक्शन मिनिमल हो, जी, जी, लोग पेपर को टच ना करें फ्लाइट के ऊपर में। जी, अब ये सब चीजें खत्म कर दी गई हैं, तो अब एज जी, लॉन्ग एज द फ्लाइट इज कंसर्न, योर एक्सपीरियंस जी, will be quite the same जी, as it was in the pre-COVID time, barring social distancing at the time of check-in. जी, On flight, wearing of a mask is essential. जी, So these are very minor things that we look at, and as we have often said, these have probably become the new norms जी, for in our living ways. You know कि हम लोगों को मास्क पहनना ही पड़ेगा, चाहे हम वैक्सीनेटेड हो नहीं हो। जी, लेकिन ये जो परसेंटेजेस जो आती हैं कि हम डबल वैक्सीनेटेड हैं, जी, बट हमको स्टिल इन्फेक्शन हो गया है, जी, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जो कि डर जाते हैं, लेकिन हमारे जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आप वैक्सीनेटेड हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता तो बड़ा माइनर होता है, जी, देयर इज नो बिल्कुल, थ्रेट टू योर लाइफ। या, तो बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे देखा कि इलिटरेसी भी लेवल हमारी कंट्री में ज्यादा है, जी, फिर पॉलिटिकल इलिटरेसी तो बहुत ही ज्यादा है, जो कि लोग जी, कहते हैं कि भाई ये वैक्सीन इन्फेक्टिव में हेसिटेंसी है, बहुत एक जनता का एक पार्ट है जो जी, कि अभी भी वैक्सीन नहीं लेने को तैयार है। जी, जी, So now all these things have to be overcome. But what we must see is the positives. कि बिल्कुल, हम लोग निरंतर प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, Number of flights are gradually increasing. Number of passengers are gradually increasing. जी, And as Government of India opens up the international flights, जी, you'll have more people coming in. जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को कहा कि अब people can come to India, to United States as long as they are double vaccinated. जी, क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। तो जी, उसका सीधा असर ये हुआ कि बहुत सारे भारतीय लोग अमेरिका के लिए फ्लाइट में जाने लग गए हैं। एयर इंडिया ने अनाउंस किया कि हम नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं। जी, फॉरेन एयरलाइंस ने कहा कि हम अपनी फ्लाइट्स, नई फ्लाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट इंट्रोड्यूस कर रहा है, नॉन स्टॉप फ्लाइट। तो दे आर सीइंग द पोटेंशियल कि एज वी गो अलोंग इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, जी, more and more people will travel, there will be a demand for more seats, और जी, क्योंकि इस समय सीट्स रिस्ट्रिक्टेड है, फेयर्स ज्यादा है, जी, which itself is a dampener for a lot of people who जी, would not like to बिल्कुल, travel when the fares are high. बिल्कुल, 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 So सही बोला, I am very, very positive that we are nearing normalcy, and there are factors if we are not there as yet. But यस, as long as the further relaxations take place, जी, the normalcy will come. जी, जी। भार्गव साहब, एक 2 सवाल मेरे माइंड में है मैक्रो लेवल पे, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पूछूँगा। जो आपने फेयर्स का ज़िक्र किया अभी आपके डिस्कशन में, तो ये हमेशा मेरे एज़ अ कस्टमर, एज़ अ कंज्यूमर, एज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो प्राइसेज़ कभी एयरलाइन्स चार्ज करती है, जो हमें लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा है। मुंबई दिल्ली 40,000, 1 घंटे की फ्लाइट 20,000 पीक पीक टाइम पे। तो देखिए, मैं एकदम फ्री मार्केट इकोनॉमी का बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं बिल्कुल कभी ये चाहता भी नहीं हूँ कि सरकार किसी चीज़ पे नियंत्रण रखे जहाँ नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है, और फ्री मार्केट को अपने डायनामिक्स में चलना चाहिए। लेकिन बतौर एक कस्टमर एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक एंगर होता है, जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जब 2 घंटे की फ्लाइट 40,000, 1 घंटे की फ्लाइट 20,000, कभी दुबई की फ्लाइट ₹1.25 लाख इकोनॉमी क्लास में। तो ये जो एक फेयर का जो मुद्दा है, आपको लगता है कहीं एयरलाइंस को रिस्पॉन्सिबल होके थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन रखना चाहिए? क्योंकि नहीं तो यही होगा कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को बोलना पड़ेगा कि आप ऐसा फेयर मत रखिए, वो फ्री इकोनॉमी के लिए, फ्री कैपिटल मार्केट, फ्री मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये प्राइसिंग के ऊपर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, एयरलाइंस अपने आप में रेगुलेट कर पाएँगी, अपने आप को नियंत्रण में रख पाएँगी, या ये जो फिनोमेना है वेरी हाई प्राइसेस का कुछ-कुछ समय ये चलता रहेगा? आपकी क्या राय है? के लिए ना थोड़ा एविएशन इंडस्ट्री का ज्ञान आवश्यक है। जी, Unlike the buses or the train travel, जी, where the fare is constant for all जी, seats are sold at the same fare. जी, जी, एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। जी, जी, जो पहली कुछ सीटें होती हैं वो बहुत कम दर फेयर पे जी, बेची जाती है, उसके बाद थोड़ी ज्यादा, इसको बकेट सिस्टम बोलते हैं हम लोग, कि आप जी, जैसे जैसे फ्लाइट भरती जाती है फेयर बढ़ता जाता है। जी,
तो अगर हम फ्लाइट्स के देख, जैसे दिवाली के टाइम पे देखा कि फ्लाइट्स फुल जा रही थी, तो स्वाभाविक है कि अब 95% से 100% वाली सीट्स भी खरीद रहे थे। तो वो सीट सबसे महंगी है। लेकिन अगर आप मीन लेंगे, जिन्होंने पहले ही 5-10 सीट खरीदी थी, उन्होंने क्या फेयर दिया था, ये है। क्योंकि ना मेरा जो आर्गुमेंट रहा है, बहुत सारे लोगों को मैं समझाता रहा हूँ, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, जब वो कहते हैं कि एयरलाइन फ्लीज करती है पैसेंजर्स को, बहुत ज्यादा फेयर चार्ज करी, जैसे आपने कहा 30,000 40,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। अगर वो ये कर रहे होते और लूट रहे होते, अगर लूट इज द राइट वर्ड, फ्लीज इज द राइट वर्ड, देन एयरलाइंस तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही होती ना। हम तो जानते हैं कि एयरलाइन प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अब आप देख रहे हैं कि एटीएफ के दाम निरंतर बढ़े जा रहे हैं। अगर आप उसको भी फैक्टर इन नहीं करेंगे कि आपको फेयर कि आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज गॉन अप, सो देयरफॉर द फेयर विल हैव टू बी रिकवर्ड एटसेट्रा, ये तो नहीं हो सकता है। Every airline in fact would say, अच्छा भाई, you can come and check my accounting books, कि हमारी एक फ्लाइट के ऑपरेशन में क्या खर्चा है। अब कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि देखो हम लोगों ने क्रू को रखा अपने ऑन द रोल, वी वर पेइंग देम एम्प्लॉइज के अंदर में, when we were not making money, so we have sustained losses over a period of time। अगर इंडिगो, जो कि एक हाईली प्रोफेशनली मैनेज एयरलाइन है, प्रॉफिटेबल एयरलाइन, वो अगर लास्ट क्वार्टर में उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया, तो उसके कोई कारण है। अब पैसेंजर कह सकता है कि मेरे को क्या मतलब, अगर सरकार ने आपको 50% फ्लाइट ऑपरेशन के लिए परमिशन दिया है या 70% दिया है, मेरे को तो ट्रैवल करना, मेरे को तो फेयर से मतलब है। ये लॉजिक नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। आपको एयरलाइन की सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखना पड़ेगा। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारे देश में प्रति किलोमीटर के जो फेयर पैसेंजर्स देते हैं वो बहुत कम है। इन नॉर्मल टाइम्स, या आई एग्री, मेरे ख्याल से काफी सही बोला आपने। और काफी लो कॉस्ट एयरलाइंस भी आप टैक्सी फेयर ले लीजिएगा ना, अगर आप बॉम्बे से, हमारे कोलाबा से अगर आप घाटों पर जाते हैं, आप टैक्सी फेयर क्या पर किलोमीटर देते हैं, हम सब जानते हैं। आजकल 23-24 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी फेयर फिक्स किया जाता है। जी बिल्कुल। तो एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर आप 24-25 रुपए प्रति किलोमीटर, सब प्रॉफिटेबल पे चली जाएंगी ना। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और जबकि एयरलाइन इंडस्ट्री आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस देती है ऑन अ फ्लाइट एज कंपेयर टू अ टैक्सी वाला। तो भार्गव साहब, आपने एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा रेस किया प्रॉफिटेबिलिटी का एयरलाइन इंडस्ट्री के संदर्भ में, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की। हम एक मैक्रो लेवल की बात करेंगे कि अभी हम सुन रहे हैं कि नए एयरलाइन आ रहे हैं। एक आकाशा एयरलाइन है, एक बड़ा एयरलाइन है जो आ रहा है, 70-80, छोटा एयरलाइन नहीं है, बड़ा एयरलाइन है, 70-80 एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है। टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर किया है, तो बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं। एग्जिस्टिंग एयरलाइन जो है वो और फ्लीट साइज बढ़ा रही हैं, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ इन कैपेसिटी तो हो रही है। लेकिन क्या इंडस्ट्री का जो पैसेंजर ग्रोथ है, क्या आपको लगता है कि ये ग्रोथ इतना होगा कि, या इतना हो रहा है, या प्री कोविड के क्या आप नंबर्स लें और आगे चल के अज्यूमर नॉर्मल सी, तो क्या ये ग्रोथ इन पैसेंजर ट्रैफिक, क्या ये एडिशनल फ्लीट साइज जो 80, 90, 100, 200, कहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्वायरर ऑफ एयरक्राफ्ट, और शायद एक 300 एयरक्राफ्ट के ऑगमेंटेशन होने वाला है भारत में आने वाले 2-3 सालों में, तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना होगा कि ये फ्लीट साइज जो इंक्रीज हो रही है वो एब्जॉर्ब कर पाएगी? और क्या इसका इम्पैक्ट इन एयरलाइन के वायबिलिटी में पड़ेगा? क्या ये वायबल रहेंगे, या or is it going to be a big challenge? What are your thoughts on that? कि हर एक एयरलाइन प्रमोटर समझता है कि मैं ज्यादा जानता हूं दूसरी एयरलाइन के मुकाबले, एंड आई विल बी प्रॉफिटेबल वेयर एवर दूसरी एयरलाइन ने बेशक नुकसान किया, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आकाश ने बोला, आकाश एयरलाइन ने, कि हम अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन। अब व्हाट इज अल्ट्रा लो कॉस्ट? आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, आपको सेम चार्ज देना पड़ेगा जो दूसरी एयरलाइन देती है। जी बिल्कुल। आपको एटीएफ खरीदना है, सेम दाम पे खरीदना है जो कि दूसरे खरीद रहे हैं। बिल्कुल। जो पायलट्स हैं, जो इंजीनियर के खर्चे हैं, जो सैलरी काइंड ऑफ थिंग, यू कैन नॉट पे देम लेस देन द अदर्स। ये मार्केट ड्रिवन होते हैं। तो आपका अगर बचाने का होगा तो कहाँ होगा? ये तो मेन कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, नेविगेशन चार्जेस, यू नो,
ये सब चीजों पे नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये। जी, जी, और बहुत सारी एयरलाइन जब शुरू करती है वो केवल 2-3 साल के बाद में सोचती है अरे शायद मैंने गलती कर दी। जी, अगर वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर जी, एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करते थे और उन्होंने जी, 1 साल के लिए किया 2018 में पहली बार, जी, और पैंडेमिक आने के थोड़ा पहले या उसके आने के बाद जब एयरलाइन इंडस्ट्री बुरे दौर से गई तो उन्होंने तुरंत एग्जिट कर दिया। जी, अब राकेश झुनझुनवाला भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट के। यस, उन्हें यस, स्वाभाविक है किया होगा, जी, उन्होंने सोचा कि हम ये चीज होगा, हम इतना फेयर के ऊपर कर पाएंगे। जी, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है जब तक कि हमारे यहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आए एविएशन इंडस्ट्री में। जी, प्रत्येक एयरलाइन मार्केट शेयर गेन करने के लिए अपने फेयर्स को नीचे गिरा देती जी, है, एंड इंडियन मार्केट हैज गॉट accustomed टू लो फेयर्स। जी, तो वो समझते हैं ये हमारा अधिकार हो गया है कि कम फेयर हो, और जैसे फेयर बढ़ता है हम चिल्लाते हैं कि अरे ये तो लूट रहे हैं हमारे को, एंड ऑल दैट थिंग इज हैपनिंग। सच्चाई ये है कि बहुत सारी एयरलाइन अधिक समय के लिए इन ईयर, जबकि बहुत ज्यादा लोड नहीं होते हैं, सीट्स को बेचती है कम दाम पे, जबकि उनका सीट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो उससे ज्यादा होता है। जी, तो अगर आप रिकवरी नहीं करेंगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल लूज मनी। अ टाइम कम व्हेन यू से व्हाई शुड आई पुट इन मोर मनी, यस, एंड देन दे डिसाइड कि अब तो एयरलाइन बंद करने का समय आ गया है। जी, क्योंकि जब तक इंडियन मार्केट ग्रो करेगी और कर रही है, पैंडेमिक के दौर को छोड़कर, जी, पहले हम 20% के रफ्तार से बढ़ रहे थे, जी, तो अगर ये रफ्तार रहती है तो यू कैन सस्टेन। जी, बट वी शुड नॉट ओवरलुक द फैक्ट कि जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं, चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, राइट, चाहे विस्तारा हो, जी, इन सब ने भी नए विमानों के ऑर्डर दिए हुए हैं जो कि वो अगले कुछ सालों में इंडक्ट करेंगे। देयर विल बी जी, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बाय देम आल्सो। जी, बिल्कुल, तो जब आपके पास में हो कि मार्केट में मेरे को 70% सीट्स भर रही हैं, 70% लोड फैक्टर है, जी, लेकिन मेरे को 80 करना है क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, जी, तो आप तो कहते हैं कि चलिए लेट मी गेट टू 80% बाय रिड्यूसिंग द फेयर्स, बट यू डोंट think on this aspect that your yield has gone up. In यस, aviation industry हम कहते हैं आपने प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया कमाया। ASKM, यस, तो अगर आप 3 रुपए के बजाय 2 रुपया 80 पैसा कमाने लग जाएंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाएगा नंबर बढ़ ऑफ सीट्स जाएगा, भरने के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल सही तो बोला, ये एक सामान्य ज्ञान की बात है, जी, लेकिन क्यों एयरलाइन इंडस्ट्री में लोग गलती करते हैं इसका मेरे को अंदाजा नहीं है। बट एवरीबॉडी नोज, अगर आप देखें पिछले 3 साल पहले, जी, चाहे इंडिगो के सीईओ ने बोला हो, चाहे स्पाइस जेट ने बोला हो कि उनको दाम हमारे यहाँ पे बहुत कम है, फेयर बढ़ाने चाहिए। जी, अगर इंडिगो ही लीड नहीं लेगा जबकि वो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर डोमेस्टिक में लेते हैं तो कौन लेगा? तो बिल्कुल, ये कहना कि फेयर्स को ऊपर जाना चाहिए, फेयर्स बहुत कम है, हम्म, लेकिन इफ यू डोंट बेल द कैट समबडी हैज टू बी देयर टू डू इट एंड से चलो मैं शुरुआत करता हूँ इसके अंदर में। जी, लेकिन जो शुरुआत करेगा तो उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा, उसमें कम लोग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जी, तो अगर कार्टलाइजेशन होता है तो कंपटीशन कमीशन बीच में आ जाएगी। तो बिल्कुल, आप जिस मर्जी नजरिए से देख लें, एयरलाइंस इंडस्ट्री हैज पुट देमसेल्व्स इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। भार्गव साहब, इस इंडस्ट्री के बारे में, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में एक एक एस्पेक्ट पे हम टच करेंगे। मेरा ताल्लुक रहा है इस इंडस्ट्री से अलग अलग कैपेसिटी में ओवर द लास्ट 30-35 इयर्स। और हमने ये देखा है कि जो एक ओनर्स के बीच में, एयरलाइन ओनर्स के बीच में जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो एक तालमेल होना चाहिए, एज एज पार्ट ऑफ ए इंडस्ट्री एसोसिएशन होना चाहिए, जब सारे ओनर्स साथ में आते हैं और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखते हैं, तो ऐसा कोई एक हमने कभी देखा नहीं है कि कोई भी एसोसिएशन इस इंडस्ट्री का सक्सेसफुल रहा है। न कि कोई लीडर एमर्ज हुआ है, द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे हम अगर आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहां हम पता है कि एक नारायण मूर्ति है, एक अजीम प्रेम जी है, जो जो इस इंडस्ट्री का वॉइस बनते हैं और इंडस्ट्री को लीड करते हैं, और सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, जनता में, शेयर बाजार में। तो ये जो एक एक लीडरशिप इंडस्ट्री की होती है, वो इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मिसिंग है। या तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, या यूनिटी नहीं है, या तो फिर कंपटीशन इतना
गंदा, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड गंदा, बट एक अगली हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, जिसकी वजह से ओनर साथ में एक साथ में बैठ के इस इंडस्ट्री के जो दुख हैं, जो पेन पॉइंट्स हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते एक साथ में और एक आवाज में सरकार के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने नहीं रखती है। तो क्या ये जो अभाव है लीडरशिप का इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो प्राइवेट एयरलाइन यूज्ड टू गैंग अप अगेंस्ट एयर इंडिया कि जी, भाई हम हैं, हमारे को अधिकार है, और एयर इंडिया इज अ वीक कॉम्पिटिटर, तो चलो हम उसके अगेंस्ट हो जाए। जी, तो एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनाई गई थी जी, प्रफुल्ल पटेल के टाइम पर, जी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं निकली जी, कि हम पॉलिसीज के लिए करें, जब तक हमको बायलेटरल राइट्स उनको अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सोली डोमेस्टिक एयरलाइन थे। और जब एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर एयरलाइंस को राइट्स दिए जा रहे थे, केवल एयर इंडिया प्रोटेस्ट करता था जी, कि आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट आप फॉरेन एयरलाइंस को हैंड ओवर कर रहे हैं। जी, तो अब आप देखिए, इससे लैक ऑफ मेच्योरिटी का एग्जाम्पल बड़ा क्या हो सकता है कि आपको पता है कि आज के 5 साल के बाद में आप भी इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जी, आप आवाज नहीं उठाते। जी, जी, सो यू नो देयर इज, आपने बहुत सही कहा कि कोई लीडर नहीं है, जी, लेकिन लीडर हो भी नहीं सकता है कि कोई ऐसा हो कि मेरे मैं आई कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्सन बिकॉज इज स्टेट्समैन लाइक फिगर, जी, कि ही विल बी इम्पार्शियल टू डू इट। जैसे जी, अगर जेआरडी टाटा इस समय मौजूद जी, होते या उनके प्रकार का कोई जना होता, तो जी, पीपल वुड हैव एक्सेप्टेड द लीडरशिप। But जी, here you are taking policy decisions, and the notorious part of it is that you have been influencing the Ministry of Civil Aviation. अभी मैं मोदी जी के समय की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके जी, पहले जो रेपुटेशन थी कि आप पॉलिसी अपने हित के लिए गवर्नमेंट से अनाउंस करवा रहे हैं, जी, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सेट्रा, उसके वजह से भी ये लोगों का है कि ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लैक ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो जी, नहीं है जी, कि वो कब मेरे पास जाएगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा पास भी ऐसा रहा है कि जब भी कोई नई एयरलाइन आई है, जी, the other airlines have ganged up against the new airline. जी, जी, आपको याद होगा कि विस्तारा और एयर एशिया इंडिया को FIA ने, जहाँ की मतलब जो कि कंट्रोल करते थे नरेश गोयल, विजय माल्या एंड दीज जी, पीपल, को मेंबर भी नहीं बनने दिया था शुरू के अंदर में। तो यू नो दीज आर वेरी, मतलब आई वुड से, मतलब एज अ एविएशन इंडस्ट्री पर्सन आई फील वेरी डिसहार्टेंड, डिस्गस्टेड यस, कि ये यस, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एविएशन इंडस्ट्री, ओके, इट इज फॉर अ कॉमन मैन, बट फिर भी एलिटिस्ट फैक्टर है उसके अंदर। जी, अब ना यू कांट से कि मैं एक ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मैं नुक्कड़ की दुकान वाला हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से दैट नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोटे ऑफ द आईटी इंडस्ट्री जैसे है, और यू नो दैट इज मिसिंग। तो मेरे ख्याल से एक शायद होपफुली सूनर और लेटर somebody will emerge and take charge of the industry. Let's hope नो यू that नो, for the अब आपने बहुत सही बात कहा, जैसे एयर इंडिया टेक ओवर के बाद में जी, अगर टाटाज खैर सक्सेसफुल तो होंगे, इट गोज विदाउट सेइंग, जी, तो टाटाज कैन प्रोवाइड दैट नेम, जी, यू नो, दैट यू से ओके आई एम द लीडर। yes, yeah, क्योंकि एक credibility तो है। क्या है कि जब आप एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और जी, विस्तारा को लेंगे तो हम नंबर 2 लेवल के हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, इंटरनेशनल रूट्स पे आप नंबर 1 है। जी, तो आपके पास में मॉरल स्टेचर भी है जी, और आपके पास स्टैंडिंग भी है ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट हाउस। जी, तो लेट्स होप कि ऐसा एक नेता बने जो कि जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट की बात सुन पाए, गवर्नमेंट उनकी बात सुन पाए कि ये इंडिया को चाहिए फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, और ये ना हो कि हम एक एयरलाइन के हित के लिए पॉलिसी बनाते रहे। भार्गव जी, यहाँ एक सवाल उठता है, क्योंकि आप एयर इंडिया से काफी वर्षों से जुड़े रहे हैं, तो आप टाटा मैनेजमेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, टाटास को मेरी आवश्यकता क्यों है या मेरे विचार को, उनके पास में पूरी कॉर्पोरेट टीम है, वो एक एयरलाइन चला रहे हैं, लेकिन मैं उनको खाली ये कह सकता हूं कि कहाँ कहाँ एयर इंडिया गलत गया था, लेकिन उसके लिए मैं सीधा बोलता हूं कि आप मेरी किताब पढ़ लीजिएगा। तो उस किताब में मैंने सीधा लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे एयर इंडिया के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर थे, कहाँ पर इनएफिशिएंसी थी, अनप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस थी एंड ऑल दोस थिंग, उनको क्या क्या करने का है। और ये वाली उनकी बिड हाईएस्ट रही, ये वाली जो बिड की थी उन्होंने हाईएस्ट थी, हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए क्या है कि कि भारत सरकार को मैं इसके ऊपर सीधा दोष देता हूं कि जब से उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया, वो बताते रहे कि एयर इंडिया का ये डेट है, ये लॉस है, जी, लेकिन कभी किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला
कि एयर इंडिया के ये एसेट्स हैं। यही नहीं, जब डीपैम सेक्रेटरी ने 8 अक्टूबर 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया सक्सेसफुल बिडर का नाम, तब भी उन्होंने ये बताया कि 1,10,000 करोड़ 2009 से एयर इंडिया के अंदर में इंजेक्ट किए गए हैं। खाली ये कहना कि नॉन एरोनॉटिकल एसेट्स जो एयर इंडिया के 14,000 हैं वो हम नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा बिल्कुल नहीं बताया गया कि एयर इंडिया क्या है और एयर इंडिया का क्या मतलब है। क्योंकि टाटाज ने इसको वैसे तो नहीं लिया ना, टाटाज हैव सीन वैल्यू, दे कंडक्टेड अ थॉरो ड्यू डिलिजेंस ऑफ एयर इंडिया बिफोर सबमिटिंग द फाइनेंशियल बिड्स। सो उन्होंने समझा है कि हाँ ये एयर इंडिया की वैल्यू है, एयर इंडिया का ये करंट नेटवर्क है, एयर इंडिया के पास इतने विमान है, इतने पायलट्स हैं जिनको कि अगर हम लेने जाएं या हम स्लॉट्स लेने जाएं वेरियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, उसमें कितनी कीमत लगेगी, क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये क्या होता है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इज वन थिंग एंड बिल्डिंग ऑन अ फर्म फाउंडेशन दैट यू हैव गॉट इज मच इजियर एंड चीपर प्रोपोजिशन। और मैं तो हमेशा से ये कहा हूं कि जब तक आप अगर विस्तारा, अगर टाटाज नहीं लिए होते एयर इंडिया को, तो विस्तारा को एयर इंडिया लेवल ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन पहुंचने के लिए 7 से 10 साल लग सकते थे। बिल्कुल सही बोला। अब क्या है कि आपके पास एयर इंडिया का फाउंडेशन है, अब इसके ऊपर बिल्ड करिए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण जो मैं कहता हूं वो ये है कि हम, ये एक एविएशन इंडस्ट्री थी जहां हम आत्मनिर्भरता लूज कर चुके थे, क्योंकि एमिरेट्स, इतिहाद एयरलाइन, कतार एयरवेज ये डोमिनेट करने लग गए थे इंडिया ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को। अब जब टाटा आएंगे जिसके अंदर में एक नेशनलिज्म स्पीक होती है, हम हमेशा देखे हैं, उन्होंने एयर इंडिया सक्सेसफुली पास में चलाई है, और वो कहेंगे कि ये मेरे पास इस समय ये फाउंडेशन मिला है, मैं इसके ऊपर बिल्ड करता हूं। तो जो हमने लॉस किया, हमारा लॉस था कि गिविंग इट आवर इंडिया ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक टू फॉरेन कैरियर्स, वो काफी हद तक वापस आ जाएगा। क्योंकि मैं जो अक्सर बोला हूं ये इस बात को, ये पब्लिक परसेप्शन सा हो गया है कि एक तो क्या है कि एयर इंडिया इज नॉट एज बैड एन एयरलाइन एज इट इज ऑफन मेड आउट टू बी, though I agree that it is also not as good an airline as it should have been. Correct. फिर सरकारी परसेप्शन जो होता है वो एक डिफरेंट टाइप का होता है, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन में। जब एयर इंडिया टाटास के अंदर आ जाएगी तो परसेप्शन चेंज आएगा, तो आप ट्रैवल करेंगे, एयर इंडिया फ्लाइट्स को पेट्रोनाइज करेंगे इन लार्जर नंबर्स। यही नहीं कि वो टाटास की है, ये कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना देंगे। भार्गव साहब, आपने एक अच्छा एक मुद्दा रेज किया एयर इंडिया के बारे में और उसके परसेप्शन के बारे में। मैं खुद एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ इंटरनेशनली। कोविड के पहले, तो कोविड 2 साल से बंद है, लेकिन कोविड के पहले मैं काफी लंदन, न्यूयॉर्क का सेक्टर पे जाता हूँ, और मेरा प्रिफर्ड एयरलाइन, और ये मैं नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नेशनल नहीं कह रहा हूँ, सही में मुझे एयर इंडिया वाज माय प्रिफर्ड एयरलाइन। क्योंकि मैं जो इनफ्लाइट सर्विस है एयर इंडिया की, खास करके लॉन्ग हॉल पे, बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप अगर ज्यादा फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाते हैं और सिर्फ वार्मथ ऑफ सर्विस देखते हैं, एक अपनापन होता है, जो जब आप 6 घंटा किसी एयरक्राफ्ट में बैठते हो या 10-12 घंटा बैठते हो, तो जो एक अपनापन, एक वार्मथ जो होता है, जो अच्छा इंडियन खाना मिलता है, इंडियन सर्विस मिलती है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी मिलती है, वो एयर इंडिया में देखने को मिलता है। और ना कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन में, मैं काफी इंटरनेशनल एयरलाइन में भी घूमा हूँ, लेकिन जो एयर इंडिया में एक वार्मथ होता है, जो एक नाइस, एक जो अच्छी सर्विस होती है, वो एयर इंडिया में ही होती है। लेकिन लैंड पे, ग्राउंड पे, जब हम चेक इन करते हैं एयर इंडिया के काउंटर्स पे, जब हम वहाँ पे बैगेज का जो हैंडलिंग होता है, यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है सर्विस में। तो जो सर्विस लेवल लैंड में है एयर इंडिया की, और जो सर्विस लेवल एयर में है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जितना अच्छा एयर में है उतना खराब, उतना एक 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 फ्रस्ट्रेटिंग लेवल आ जाता है लैंड पे, जब कुछ काम नहीं होता है, कुछ 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 प्रोसीजर्स मिक्सअप हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार ये तो सरकारी एयरलाइन है। तो ये जो डाइकोटोमी है, ये जो दो दो चेहरे दिखते हैं एयर इंडिया के, एक एयर में जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक सर्विस दिखता है, और एक लैंड पे जहाँ पे हम गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर गाली देते हैं एयर इंडिया को। तो ये इसका कोई कारण है कि क्या राय है आपकी, ये डाइकोटोमी क्यों है एयर इंडिया में? देखिए, इसके 2 कारण है। एक तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए कि इन फ्लाइट के बारे में लोग जो कहते हैं, क्योंकि मैं भी एयर इंडिया का इन फ्लाइट डायरेक्टर रहा,
तो इसलिए बहुत चीजें हैं जो कि उसके कारण है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। एक तो लेगेसी होती है कि बहुत समय से कुछ सिस्टम चली जा रहे हैं फ्लाइट के ऊपर में, कि वो सर्विस लेवल उनका होता है फ्लाइट के ऊपर में, चाहे वो वाइन्स हो चाहे वो फूड हो। पिछले कुछ वर्षों के अंदर में कटौती अवश्य आई है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, बट वंस इट गोज टू टाटास दे विल ऑल बी बैक, वेदर इट्स द सीट और वेदर इट्स द इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है, इसके अंदर में भी सुधार आएगा। फिर एयरक्राफ्ट की अपकीप होती है कि आप एयरक्राफ्ट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इन सब चीजों के अंदर में सुधार की आवश्यकता है और सुधार लाया जाएगा। प्लस जो ग्राउंड की बात है, इसको मत भूलिएगा कि बहुत सारे ग्राउंड में स्टाफ जो है, क्योंकि एयर इंडिया ने ग्राउंड स्टाफ को रिक्रूट नहीं किया है 20-25 साल से। रिक्रूटमेंट केवल पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और कैबिन क्रू का होता रहा, बाकी एरियाज में नहीं हुआ है। अच्छा। तो आप किसी भी तरीके से स्टाफ लाते हैं और मेंटेन करते हैं, चाहे वो शॉर्ट ही क्यों ना हो। कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ लेते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में सेम कमिटमेंट नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में, जो कि परमानेंट स्टाफ में होती है, कि आपने पैसा तो बचा लिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट लेस, बट इट इम्पैक्ट्स। So there has been a consequential result of several decisions that have taken place in the past. आपने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, अभी आप देखें कि टाटा के पास में TCS है, TCS provides technology to several airlines. अब कोई कारण नहीं है कि आपका जब आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो या फ्रीक्वेंट फ्लायर माइलेज को रिडीम करवा रहे हो, आप टेक्नोलॉजिकली एक्सपीरियंस आपका सुधरेगा नहीं। जब TCS सिस्टम बनाएगा तो स्वाभाविक ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग के अंदर में होता है कि आपका बैगेज मिसप्लेस हो जाए, आप नहीं लोकेट कर पाते हैं कि बैगेज लोड भी हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर है तो कहाँ गया है। तो जब ये आप टेक्नोलॉजी के ऊपर में एक भारी परिवर्तन आएगा फॉर द गुड, you will find it will reflect in the passengers experience even on ground. जबकि मैं ये पूरी बात से एडमिट करता हूं कि क्योंकि स्टाफ ट्रेन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसका असर एयरलाइन की इमेज पे पड़ा है, पैसेंजर के एक्सपीरियंस पे पड़ा है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली चलाएंगे और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के साथ चलाएंगे, एफिशिएंट एम्प्लॉयज के साथ चलाएंगे और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर होगी, whose responsibility will it be? तो आप देखेंगे कि एयर इंडिया में क्या है, जब टाटा के अधीन आएगी उनके मैनेजमेंट कंट्रोल में, तो बहुत भारी सुधार आएगा। तो भार्गव साहब, ये कहा जाता है कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में कि जो टाटा का टेक ओवर है एयर इंडिया का, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो टाटा को रहेगा वो इज टू मैनेज द ट्रेड यूनियंस, द यूनियंस इन विच द एम्प्लॉइज आर मेंबर्स। और हमने कुछ आंकड़े भी देखे एयर इंडिया के, ऐसा जो 8-10 साल पहले जो एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट का जो रेशियो है वो 400 के ऊपर था और वे अबव इंडस्ट्री एवरेज। और पिछले 7-8 सालों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, अब 120-130 पे एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट कहा जाता है कि ये रेशियो है, और जो बहुत ही एक इंटरनेशनल स्तर पे आ चुका है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है रेशियो में, और जो यूनियन का जो इशू जो टाटा को हैंडल करना पड़ा है, इसके बारे में कोई राय? दुर्भाग्य की बात है कि ये जो नंबर वाला गेम था, ये हमारे ही लोगों ने अपने हित के लिए इसको प्रोपेगेट किया। अच्छा। किसी ने ये नहीं बताया कि एयर इंडिया का नंबर इसलिए ज्यादा है कि हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग एयरपोर्ट स्टाफ इज पार्ट ऑफ द एयरलाइन। आप सिंगापुर एयरलाइंस को देखिए तो वहां पे सैट्स होता है, सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल स्टाफ होता है, वो अलग हो जाता है। चाहे हाउस कीपिंग स्टाफ हो एयर इंडिया बिल्डिंग के अंदर में जो क्लीन करते हो, वो सब एयर इंडिया स्टाफ को गिना जाता है। फिर अब जब छोटी एयरलाइन होती है तो जरूरी बात है कि आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा। अब क्योंकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी पिछले 10 साल से अलग है, AITS इंजीनियरिंग सर्विसेज को अलग बना दिया गया है। तो अब आप कह रहे हैं अभी एयर इंडिया की फिगर पर एयरक्राफ्ट इज लेस देन 100, which is as per international benchmark. International. So you cannot compare oranges with apples. Correct. Media नहीं समझा इस बात को, उन्होंने भी propagate किया because some people were, and I said that even I couldn't deny it because I would have gone against the management line in this case. Some people had wanted it.
भार्गव जी बहुत यहाँ अच्छी बात बोली आपने मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एज ए एनालिस्ट बहुत जरूरी है समझना कि ये कम कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि AITSL वाज स्पन ऑफ एज अ ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट, द इंजीनियरिंग स्टाफ वेंट इनटू सम अदर आउटसोर्सिंग कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए हम ना तो उस समय डिस्क्रेडिट हमारे लिए लाजमी था, लेजिटमेट था, ना ही ये कोई कहे कि पिछले 10 साल के अंदर हमने कमाल कर दिया, हमने 500 एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट से लेस देन 100 कर दिया। मतलब इट इज सिंपल बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, यू नो। तो वो चीज हुआ है। देखो यूनियंस भी एक ऐसा इशू बन गया है जो कि हम एक पुराने इशू को अभी रगड़ रहे हैं। जब मोनोपोली एरा थी 2000 साल के पहले, तब यूनियंस एक थी कि हम फ्लाइट्स को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उसका सीधा का सीधा असर पैसेंजर्स पे होता है, और सरकार हमारी बात सुनेगी, गल राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन बात सुनेगी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, यूनियंस भी रिस्पॉन्सिबल होती गई। जी आपने पिछले 10 साल में स्ट्राइक के बारे में सुना है एयर इंडिया? कभी नहीं सुना है। कभी नहीं जी। और जब वो टाटा के पास पर जाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नंबर 1, अगर हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो इसका असर हमारी एयरलाइन पे पड़ेगा और हम निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो टू से कि हम 1970s 80s की जो धारणा थी उसको अभी भी मानेंगे कि वो सही है, कि इम्पैक्ट करेगी, वो गलत है। That is wrong. We must keep viewing the changes that have taken place in the industry. जी। The number of man days lost in 70s, in 80s, in 90s, और अब के पिछले 5 साल देखिए तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। और ये मैं कहने से इनकार कभी नहीं करता हूँ कि क्योंकि सरकारी एयरलाइन है, सरकारी सिस्टम के अंदर में आपकी वर्क प्रैक्टिसेस प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है, एफिशिएंट नहीं हो सकती है, उनको टाटास को री इंजीनियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, रीस्किलिंग, रीट्रेनिंग, बिल्कुल सही बोला। तो आपको अगर आपको सॉरी शेट्टी साहब, गो अहेड सर। एक सवाल ये उठता है कि आपकी सलाह क्या है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में और इन्वेस्टरों के बारे में? एयरलाइन इंडस्ट्री को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सुचारू रूप से काम करने के लिए? देखिए, और दूसरा, इन्वेस्टरों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक एयरलाइन अपने इंटरेस्ट को एविएशन इंडस्ट्री के इंटरेस्ट से ज्यादा महत्व देती है। जैसे मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि मेरे हवाई जहाज भरते रहे, मैं फेयर को गिरा दूं, नॉट इंश्योरिंग कि इससे इकोनॉमिक वायबिलिटी पर असर पड़ता है। यू मे हैव डीप पॉकेट्स बट योर कंपटीशन विल नॉट हैव दैट मच डीप पॉकेट्स। तो आप उनके ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं कि भाई वो सर्वाइव ना करे। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल हो और ये कोई कानून सा बने, जैसे कि आप ज्यादा फेयर चार्ज करना इज डीम्ड एज अ क्राइम, likewise charging a fare below the cost of producing a seat should also be deemed a crime. क्योंकि जब नंबर ऑफ फ्लाइट एयरलाइंस कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कम हो जाती हैं, उसका सीधा का सीधा असर फेयर्स पर पड़ता है। तो हेल्दी कंपटीशन इज नेसेसरी, बट गेटिंग कंपटीशन थ्रू अनफेयर मीन्स कि मेरे को कम फेयर कर लूं, इस समय मैं शॉर्ट टर्म के अंदर में गेन करूंगा, लॉस करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन करूंगा, वो पॉलिसी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बीच में दखल देना चाहिए। बेशक मैं ये कहूं कि सरकार, एविएशन इंडस्ट्री शुड बी अलाउड टू रन ऑन इट्स ओन, बट एक टाइम आता है जब सरकार को डंडा लगाना पड़ेगा कि आप, यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एविएशन। और इन्वेस्टरों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? अभी तो इन्वेस्टर्स है ही नहीं उसमें, क्यों बारिंग आप देखिए, जेट एयरवेज वाले तो कोशिश कर रहे हैं फ्लाइट चालू करने का। आपने सुना होगा कि वो कम से कम 3 बार कह चुके हैं कि हम अर्ली 2022 के अंदर में फ्लाइट शुरू करेंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपकी मैनेजमेंट टीम क्या है, आर दी सैंक्शंस इन प्लेस? द आंसर इज नो। तो यू नो वी हैव टू लुक एट इट। अब आप एक चीज को देखो, हम नजरअंदाज नहीं कर रही। आकाश एयरलाइन जो आ रही है ना, ये एक बहुत समय के बाद एक एयरलाइन आ रही है जो कि एक्सपीरियंस लोग शुरू कर रहे हैं, चाहे विजय माल्या हो, राइट, आप अजय सिंह हो, कोई भी हो। ये इंडस्ट्री से नहीं थे जब वो फ्लाइट उन्होंने एयरलाइन शुरू की थी। बिल्कुल।
तो ये पहला मौका है, चाहे वो आदित्य घोष हो, विनय दुबे हो, यू नो दीज पीपल आर एसोसिएटेड, तो इनको पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया हैज बीन अ ग्रेवयार्ड फॉर एयरलाइन बिकॉज 20 से ज्यादा एयरलाइन बंद हो चुकी है, तो उसका कारण था कि कोई भी आदमी उठता था, पैसा था उसके पास में और वो एयरलाइन शुरू कर देता था, और उसके बाद में जब भारी लॉस होता है तो यू कैन नॉट रन द एयरलाइन। लेकिन क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइन हैज बीन अ न्यू फिनोमेनन एंड 80% ऑफ द मार्केट शेयर विद देम, तो ये फुल लेगेसी कैरियर्स है, फुल सर्विस कैरियर्स है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे विस्तारा हो, जेट एयरवेज हो, चाहे किंगफिशर हो, कभी किसी ने मुनाफा नहीं बनाया है। करेक्ट। अब लोग क्या कहते थे जब एयर इंडिया क्या खाली चल रही थी कि देखो ये इनएफिशिएंसी है, अनप्रोडक्टिवनेस है, काफी हद तक सही है, लेकिन क्या जेट एयरवेज प्रॉफिट बना पाया? क्या किंगफिशर प्रॉफिट बना पाया कभी अच्छी एयरलाइन देने के बावजूद? क्या विस्तारा प्रॉफिट बना पा रही है? नहीं बना पा रही। आप अच्छी एयरलाइन दे रहे हैं, लेकिन इंडियंस जो एयर ट्रैवलर्स है वो बड़े प्राइस सेंसिटिव है। अगर मैं दिल्ली से बंबई 4000 में जा सकता हूं तो मैं 5000 रुपया क्यों दूं? उनकी तरफ से देखा जाए तो सही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब आपको एक कंफर्टेबल सीट दी जा रही है, आपका जो गैप है बिटवीन दी आगे और पीछे सीट से वो ज्यादा है, आपको भोजन दिया जा रहा है, आपका नंबर ऑफ क्रू जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग लुक्ड एट। तो आप केवल फेयर के बेसिस पे चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि चाहे एक अच्छी से अच्छी एयरलाइन चला लें, वो प्रॉफिटेबल इंडियन मार्केट में नहीं हो सकती है। तो भार्गव साहब, एट द इंडस्ट्री लेवल पे जो एक आखिरी सवाल है मेरा मैक्रो लेवल पे कि देखिए, हम सब समझते हैं कि सरकार का काम है सरकार देश चलाना, न कि व्यवसाय करना। इंग्लिश में कहते हैं द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। व्यवसाय का काम है व्यवसायी का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, सरकार, सारे लोकतांत्रिक देशों में सरकार कुछ चीजें खुद करती है जो एसेंशियल सर्विसेज मानी जाती है। जहाँ पे आम आदमी का सवाल है, जहाँ कॉमन मैन की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सवाल आता है, जैसे कि रेलवेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, ट्रैम्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ आप सरकार के हाथ में वो कंट्रोल रहता है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जब एयर इंडिया जब एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था काफी सालों पहले 1953 में, तब शायद यही एक सरकार के दिमाग में विचार हुआ कि एयर ट्रैवल इज एन एसेंशियल सर्विस। अब एयर इंडिया को हमने प्राइवेटाइज कर दिया और अब सरकार के पास कोई एयरलाइन नहीं है। तो क्या ये, आपकी राय में, क्या एयर ट्रैवल एसेंशियल सर्विस है? और क्या अगर एसेंशियल सर्विस है तो क्या सरकार को इस व्यवसाय में फिर से एंटर करना चाहिए? अनलेस कोई नॉन कम्पीट क्लॉज है एयर इंडिया के साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो एसेंशियल सर्विस मान के अगर आप सरकार में होते और आपको पूछा गया होता कि एसेंशियल सर्विसेज है, क्या आप फिर से सरकार को इस एविएशन इंडस्ट्री में लाएंगे? तो आपका क्या जवाब होता? आपकी क्या राय है? एयर ट्रैवल नेसेसरी है, एसेंशियल सर्विस है, या इसको हम प्राइवेट हैंड में छोड़ सकते? योर कमेंट्स प्लीज। देखिए क्या है, एयर ट्रैवल इज एन एसेंशियल सर्विस, ये बात सही है जी, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है कि नहीं? जी, नहीं है। हम्म, इंडिया कैन डू विदाउट ए गवर्नमेंट एयरलाइन। मेरे जी, बहुत सारे कोलीग्स हैं एयर इंडिया में जो रहे हैं, वो सीधा सवाल मेरे को पूछते रहे, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा हूँ डिसइन्वेस्टमेंट का 20 साल से, जी, किताब लिखी है, सब कुछ लिखा है। लेकिन बहुत सारे मेरे कोलीग्स थे जो रिटायर, मतलब अभी भी सर्व कर रहे हैं, जी, जो मेरे को एयरपोर्ट पे मिलते हैं अक्सर, तो पूछते हैं कि आप क्यों ऐसे करते हैं? जी, जब प्राइवेटाइज हो जाएगी और इंडियन नेशनल को उस कंट्री से इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो कौन करेगा? जी, तो मैंने कहा भाई दूसरी एयरलाइन करेगी ना। हम्म, आपको सरकार पैसा दे रही थी ना इन एयरलाइंस के लिए, इन फ्लाइट्स के लिए, आप फ्री में तो नहीं कर रहे थे। जी, तो वो दूसरी एयरलाइन को बोलेंगे कि आप वहां से इवैक्यूएट करें, वो करेंगे। अगर आपने देखा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान में प्राइवेट एयरलाइंस कार्गो अपलिफ्ट कर रही थी ना, एसेंशियल कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी, 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 तो यू नो ये सोच लेना कि प्राइवेट एयरलाइंस केवल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करती है, गलत है। मत भूलिए इस बात को कि प्राइवेट एयरलाइंस को भी भारत सरकार के पास जाना पड़ता है जी, अप्रूवल्स के लिए। जी,
तो अगर आप नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो वो आपके हित में नहीं होगा। जबकि कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने इस समय कि प्राइवेट एयरलाइन को भारत सरकार ने कुछ कहा और उन्होंने उसका पालन नहीं किया। कोई एग्जाम्पल नहीं। चाहे आप काठमांडू के अर्थक्वेक में देखें तो प्राइवेट एयरलाइंस आल्सो अपलिफ्टेड एसेंशियल गुड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एड थी जब फ्लड्स होते। लेकिन एक खाली जो गलत धारणा वो इसलिए बन गई है कि जब कभी जैसे चेन्नई के अंदर में फ्लड्स होते हैं, कभी दूसरी जगह होती है, तो यू सी दी फेयर स्काई रॉकेटिंग। तो उस समय भारत सरकार को प्राइवेट एयरलाइंस को सिंपल बुला के मास्टर की तरह से डंडा दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि लोग कीप योर ह्यूमन अप्रोच अबव एवरीथिंग एल्स। जी बिल्कुल। जब एक कोई ट्रेजेडी हो, डोंट ट्राई एंड मेक आउट ऑफ द मिजरीज ऑफ अदर पीपल। यस। तो इसमें ऐसे कुछ उदाहरण आवश्यक हैं कि हुए हैं ऐसी बात के अंदर में जब प्राइवेट एयरलाइंस हैव बिहेव्ड इररिस्पांसिबली, बट दोस एग्जांपल्स आर फ्यू, बट they will over a period of time to look at, because अभी क्या है कि जब मौका ढूंढ देखते हैं कि आज पैसा बनाने का मौका है क्योंकि हमारे हेवी लॉसेस है। जब आप देखें कि हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री एक सस्टेनेबल पाथ पे चले, इकोनॉमिकली वायबल रही, तो ये जो धारणा होगी ना कि आज मेरा ही मौका है बनाने का पैसा, वो उसके ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को अपनी ओर से जो टैक्सेशन है एविएशन इंडस्ट्री पे उसकी कमी करनी चाहिए, चाहे वो ATF हो, चाहे वो सर्विस टैक्स, हमारी फ्लाइट्स पे जो सीट्स बेची जाती है उस पे सर्विस टैक्स, उसके अंदर कटौती करनी चाहिए। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस a lot many countries gave financial aid to their carriers. Yes. Indian government has not given. So the least that the government of India can do for the airlines is to waive off taxes, make it less tax, heavy on this, because industry के अंदर जब आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं तो इकोनॉमिक वायबिलिटी फर्क पड़ती है। एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेज कि मैं चाहता हूं कि देश का आम नागरिक भी ट्रैवल करे, तो जरूरी बात है कि हमारे को फेयर्स कम होने चाहिए। और फेयर्स तब कम हो सकते हैं जब एयरलाइंस सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, प्रॉफिटेबल हो। वो तभी हो सकता है जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर में हमारे को आत्मनिर्भरता लेके आनी है। वो तभी आ सकती है जब इंडियन एयर कैरियर्स को फ्लाइटें। बहुत अच्छा क्वेश्चन कल इंदिरा जी ने पिछले कुछ दिनों में पूछा ये कि क्या कारण है कि दूसरी एयरलाइंस गल्फ कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान नहीं जा रहे। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि एयर इंडिया ही क्यों केवल इंटरनेशनल दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑपरेट कर रही थी। जब ये करेंगी तो हमारा जो निर्भरता है एमिरेट्स, इतिहाद वगैरह पे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी डिफरेंट डोमेस्टिक एयरलाइन जो इंटरनेशनल ऑपरेट कर रही हैं वो इंडिया के अलग अलग शहरों में अपना हब बना सकती हैं। एयर इंडिया का दिल्ली में हब है, कोई एयरलाइन जेट एयरवेज का बॉम्बे में था। अब आप कोई साउथ के अंदर बनाएगा, कहेगा कि अच्छा हम यहाँ से इंटरनेशनल यूरोप और यूएस की फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे, जापान ऑपरेट करेंगे, तो आप देखेंगे तो ये एक मैच्योरिटी दिखाएगी एयरलाइन इंडस्ट्री। प्लस हमारी डिपेंडेंसी जो होती है फॉरेन कैरियर्स पे कम हो जाए, वो नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पे आप प्राइवेट एयरलाइंस को, फॉरेन एयरलाइंस को, जिनके पास केवल एक एयरपोर्ट है, आप उनको इंडिया के 8-10 एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। Somehow in the last 15 years ना हम लोग बहुत गलत गए। Yes. But fortunately 2014 onwards जो recklessly हम लोग bilateral rights roll out करते थे फॉरेन कैरियर्स को, वो नहीं हुआ है। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि देश का हित इसमें है कि देश की एयरलाइन इंडिया ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को हार्नेस करे, ना कि फॉरेन एयरलाइंस। क्योंकि जब एक फॉरेन एयरलाइन हार्नेस करती है तो फ्लीट उन एयरलाइंस की बढ़ती है, जॉब्स वहां क्रिएट होते हैं, टैक्स वो वहां देते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो कोई कारण नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस शुड हार्नेस इंडिया ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक। इसको एक तो विजन चाहिए हमारी एयरलाइंस को, और दूसरा भारत सरकार को चाहिए कि हम कैसे इसको फैसिलिटेट करें।
बहुत बढ़िया बात की आपने भार्गव साहब रिगार्डिंग आत्मनिर्भरता। आई थिंक बहुत ही अच्छा मैसेज है सरकार के लिए, और आपने काफी फोरम में कहा ही होगा, लेकिन हम हमारे प्रोग्राम के जरिए और लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे। भार्गव साहब, आपने प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्राम के दौरान एक दो बार जिक्र किया किताब का, आपने किताब लिखी है, तो जरा उसके बारे में हमें बताएंगे कि कौन सी किताब, क्या नाम है उस किताब द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया। की? क्या बात है सर, अभी रिलीज हुआ है? नहीं, ये बुक 2013 में की गई थी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, किताब के बारे में क्या है, और आपने किस क्या थीम है किताब का, क्या और क्या मकसद था आपका उस किताब को लिखने का, और क्या ऑब्जेक्टिव था? जी कि भारत सरकार इससे कुछ सबक ले ले और सुधार दे एयर इंडिया को। जी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। जी तो इसके अंदर में सारे सुझाव हैं। एक तो कारण की क्या क्या कारण थे कि एयर इंडिया को डुबोया गया, कैसे डुबोया गया। इट जी। हैज बीन रिटन फेयरलेसली एंड विदाउट फेवर। चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे कोलीग हो, अगर उन्होंने एयर इंडिया को हार्म किया तो दे गेट फीचर्ड इन इट। और प्लस इसके अंदर में सुझाव है कि क्या क्या करना चाहिए था। डिसइन्वेस्टमेंट वाज वन ऑफ देम, एंड माय थिंग वाज ओनली वन, कि आप लोगों को समझाइए। जैसे हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पीपल आर अपोज्ड टू एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, कहते हैं कि आप फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। उनको केवल एक जवाब दीजिए, जो कि मैंने टीवी डिबेट्स पे अक्सर दिया है, कि इस समय डोमेस्टिक मार्केट में हर एक 9 में से एक जना एयर इंडिया को पेट्रोनाइज करता है। अच्छा। आज से 5 साल के बाद में 15 में से एक करेगा, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइन ग्रो कर रही हैं। एयर इंडिया पैसे के डेफिसिट की वजह से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्या हम चाहते हैं कि एयर इंडिया टोटली मार्जिनलाइज हो जाए? तो उसका रीजन है। तो हमको बताना है कि अगर जब एयर इंडिया ग्रो नहीं की तो उसका नुकसान क्या हुआ, कि एयर इंडिया प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाई। आप देखेंगे तमाम प्राइवेट एयरलाइंस इंडिया की एक्सपैट्स या फॉरेन नेशनल्स पे डिपेंड करती है। यस। कोई कारण नहीं है, कोई कारण, क्योंकि आपने एयर इंडिया को प्रोफेशनली चलने नहीं दिया। ये तो एयर इंडिया शुड हैव बीन द बेसिस ना, कि आपने, जैसे सिंगापुर एयरलाइन जब शुरू हुई थी तो एयर इंडिया की मदद ली गई। गल्फ कैरियर जब शुरू हुए तो उन्होंने एयर इंडिया की मदद ली। लेकिन जब इंडियन कैरियर शुरू हुए उनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक एयर इंडिया बिगड़ चुका था, बिगाड़ा जा चुका था। तो हम तो एक किताब जरूर खरीदेंगे। अप्रेजल ऑफ एयर इंडिया राइट फ्रॉम द टाइम एंड जे.आर.डी. टाटा हैंडेड ओवर, उसके बाद से क्या हुआ, क्या कारण है, चाहे वो बोर्ड के अपॉइंटीज हो, चाहे वो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो। सर, आपकी बुक अमेज़न पे अवेलेबल है? या अमेज़न पे ही अवेलेबल है। अमेज़न पे अवेलेबल। तो भार्गव साहब, मेरे ख्याल से बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा ये। आपने बड़ा ही दिल खोल के, मन खोल के बात करी, आपका अनुभव शेयर किया, आपका ज्ञान शेयर किया, और मुझे पक्का लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, सेठी साहब की तरफ से, मेट्रोमनी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात करी और इतना ज्ञान दिया हमें। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आगे चल के हम और प्रोग्राम ऐसा करेंगे आपके साथ, नई बातों पे, इसी इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री पे, और आपसे हम जुड़े रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपको धन्यवाद, इंडिया बिजनेस सीरीज को धन्यवाद। और हम आज अब ये प्रोग्राम, जो स्पेशल प्रोग्राम है एविएशन पे मेट्रोमनी का, यहाँ खत्म करते हैं। आपको अगर कोई भी आपका कोई सवाल हो, आपका कोई कमेंट हो, तो प्लीज आप metromoni@metromumbaiLive.com, आपके स्क्रीन पे आ रहा है ईमेल आईडी, उस पर भेजिएगा ईमेल metromoni@metromumbaiLive.com। और आपको अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो तो एक व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, और ये प्रोग्राम के एंड में हम फिर से फ्लैश करेंगे। आप व्हाट्सएप करिएगा और हमसे संपर्क करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आएंगे आपके सामने कुछ और विशेष एनालिसिस लेके, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में। तो इंतजार करिए, हम फिर से आएंगे आपके पास। देखने के लिए धन्यवाद।